हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मूल अवधारणा, इसे हम बोलते हैं मूल कॉन्सेप्ट। और हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे क्लास 11 का वीडियो नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 11 है। इससे पहले मैं 10 वीडियो बना चुका हूँ। बात करते हैं मूल कॉन्सेप्ट की, मूल अवधारणा की। एक मूल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसके 6.022 गुना 10⁻23 इकाई उपस्थित होते हैं। अर्थात इतने इकाई उपस्थित का मतलब है कि इतने अणु होंगे, इतने परमाणु होंगे, इतने आयन हो सकते हैं आदि। मोल की संख्या को n से डिनोट करते हैं और इसे अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, और इसको हम कैपिटल Na से डिनोट करते हैं। और अवोगाद्रो की संख्या Na का मान होता है 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु प्रति मोल, यानी एक मोल में इतने परमाणु उपस्थित होते हैं। और अब हम देखते हैं एक मोल आयन। देखो आयन है, एक मोल आयन में कितने परमाणु, एक मोल आयन में कितने अणु, 6.022 गुना 10⁻23 आयन है तो यहाँ आयन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अणु है तो यहाँ अणु आ जाएंगे, और परमाणु है तो यहाँ परमाणु आ जाएंगे। अब देखते हैं कि एक मोल में कितने आयन, एक मोल में इतने आयन, 6.022 गुना 10⁻23 आयन। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन। एक मोल में कितने अणु, एक मोल में इतने अणु। एक मोल में कितने परमाणु, एक मोल में इतने परमाणु। तो हम आगे देखते हैं उदाहरण के रूप में कि एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में कितने परमाणु होते हैं, 6.022 गुना 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु ही होंगे, क्योंकि एक मोल में हाइड्रोजन परमाणु है तो इतने हाइड्रोजन परमाणु ही होंगे। एक मोल में CO2 के अणु, एक मोल में CO2 के अणु, उतने ही CO2 के अणु होंगे, कितने, 6.022 गुना 10⁻23 CO2 होंगे। एक मोल में Cl आयन, एक मोल में इतने Cl आयन। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन। एक मोल में कितने प्रोटॉन, एक मोल में इतने ही प्रोटॉन। एक मोल में कितने न्यूट्रॉन, एक मोल में इतने न्यूट्रॉन। एक मोल में कितने NaCl, एक मोल में इतने Cl। यानी जिस प्रकार हम बात करते हैं दर्जन की, कि एक दर्जन में कितने केले, 12 केले। एक दर्जन में कितने संतरे, 12 संतरे। तो जैसे हम दर्जन की बात करते हैं ऐसे हम मोल की बात करते हैं। यदि हम मोल की बात करते हैं तो एक मोल में कितने अणु, 6.022 गुना 10⁻23। तो जैसे दर्जन में 12 होते हैं उसी प्रकार एक मोल में इतने अणु उपस्थित होते हैं, 6.022 गुना 10⁻23 अणु होते हैं। तो एक मोल का मतलब इस संख्या से होता है। तो आगे चलते हैं। किसी परमाणु के एक मोल का भार, अगर परमाणु है तो उसका परमाणु भार होगा, अणु है तो अणु भार होगा, और आयनिक यौगिक है, अगर आयनिक यौगिक है तो उसका आयनिक सूत्र होगा या अणुसूत्र होगा, सूत्र भार होगा। तो किसी परमाणु के एक मोल का भार परमाणु भार कहलाता है, किसी अणु के एक मोल का भार अणु भार कहलाता है, और किसी आयनिक यौगिक के एक मोल का भार उसका सूत्र भार कहलाता है। और परमाणु भार, अणु भार या सूत्र भार को हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। इसको क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। इसको GM से यानी ग्राम से में डिनोट किया जाता है, ग्राम में इंडिकेट करते हैं। एक मोल बराबर होते हैं 6.022 गुना 10⁻23 अणु। जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक मोल में इतने अणु उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार एक दर्जन में 12 चीज़ उपस्थित होती हैं उसी प्रकार एक मोल में इतने अणु उपस्थित होते हैं। अब आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं इस टेबल के माध्यम से। एक मोल में हाइड्रोजन परमाणु का भार, एक हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है, 1 ग्राम होता है। एक मोल में Ca के परमाणु का भार कितना होगा, 40 ग्राम होता है। हम जानते हैं कि Ca का भार होता है 40 ग्राम। CO2 का भार कितना होगा, एक मोल में CO2 का भार यानी CO2 के अणुभार के बराबर होगा, CO2 के अणुभार के बराबर होगा। यानी कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, और 2 परमाणु उपस्थित हैं तो 16 दूनी 32 ऑक्सीजन के और 12 कार्बन के, तो टोटल हो जाएंगे 44 ग्राम। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक मोल में CO2 का भार होगा 44 ग्राम। एक मोल में हाइड्रोजन परमाणु का भार होगा 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन के एक परमाणु भार 1 ग्राम होता है। एक मोल में Ca के परमाणु का भार कितना होगा, क्योंकि Ca परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है तो परमाणु भार निकलेंगे, तो Ca का भार कितना होगा, 40 ग्राम होता है। अब बात करते हैं NaOH का भार। NaOH क्या सूत्र है, इसको बोलेंगे सूत्र भार, यानी जो कि मोलर द्रव्यमान के बराबर है। तो एक मोल NaOH का भार कितना होगा, 23 तो Na का होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1, यानी हो जाएगा 40 ग्राम। यानी एक मोल NaOH का भार 40 ग्राम के बराबर होगा। इसे बोलता है मोलर द्रव्यमान। यानी किसी पदार्थ का अणुभार ही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है, यानी मोलर द्रव्यमान उस पदार्थ के अणुभार के बराबर होता है। हम बात करते हैं एक मोल NaCl का भार।
1 मोल NaCl का भार कितना होगा, NaCl के परमाणु भार के बराबर होगा। 1 मोल NaCl का भार NaCl के अणुभार के बराबर होगा। और बात करते हैं NaCl के अणुभार की, और NaCl का अणुभार निकलता है, Na के होते हैं 23 और Cl के होते हैं 35.5, तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा 58.5 ग्राम हो जाएगा। अर्थात ये कह सकता हूँ कि NaCl का मोलर द्रव्यमान होगा 58.5 ग्राम। तो इसी प्रकार मैं Na2CO3 का भी भार निकाल सकता हूँ। तो Na2CO3 का अगर भार निकालता हूँ 1 मोल में, तो वो होगा हमारा 46 Na2 के, क्योंकि 2 परमाणु उपस्थित है। एक परमाणु का होता है 23, तो 2 परमाणु कितना होगा 46 होगा। C का 12 होंगे, और 16 48 48 हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन के, टोटल हो जाएंगे आपके 106 ग्राम। यानी हम ये कह सकते हैं कि Na2CO3 का अणुभार होगा 106 की, जो कि मोलर द्रव्यमान के बराबर है, मोलर मास, जिसको मैं ग्राम में डिनोट करूँगा। देखो ग्राम में डिनोट किया गया सभी को। अब है नोट के रूप में, हम जानते हैं कि सभी गैसों के बारे में, चाहे वो गैस हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या नाइट्रोजन हो, गैसों के बारे एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। या कुछ ध्यान रखना है कि एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, जिसे बोलता हूँ मोलर आयतन, अर्थात मोलर वॉल्यूम बोलता हूँ। और इसको मैं एल लीटर से डिनोट करता हूँ, मतलब नापता हूँ। अब देखते हैं कि 1 मोल में H2 का आयतन, यानी H2 क्या होगा, गैस हो चुकी है। H2 गैस है जो कि 2 परमाणु का से मिलकर बनी हुई है, सभी के 2 परमाणु हैं। तो H2 1 मोल H2 का आयतन होगा 22.4 लीटर, 1 मोल O2 का आयतन होगा 22.4 लीटर, और 1 मोल CO2 का आयतन होगा 22.4 लीटर, और 1 मोल N2 का आयतन भी 22.4 लीटर ही होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि एनटीपी पर सभी गैसों के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, यदि वो गैस हैं तो, जिसको बोलता हूँ मोलर आयतन। अब जानते हैं इस टेबल के माध्यम से, ये टेबल बड़ी खास है, ये हमें कई चीज़ समझाएगी। इस टेबल के माध्यम से हम कई चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास कोई पदार्थ है, हमारे पास ये सब पदार्थ उपस्थित हैं। जैसे H2 एक पदार्थ है, H2 के 1 मोल में कितने अणु उपस्थित होंगे, कितने परमाणु उपस्थित होंगे, और उसका अणुभार अर्थात मोलर द्रव्यमान कितना होगा, और उसका आयतन कितना होगा, हम पूरा डिटेल जानते हैं। इस टेबल के माध्यम से हम कई चीज़ जान सकते हैं कि किसी 1 मोल में, किसी पदार्थ के 1 मोल में अणु संख्या निकाल सकते हैं, किसी पदार्थ के 1 मोल में परमाणु संख्या निकाल सकते हैं, किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं, और अगर यदि पदार्थ वो गैस है तो उसका आयतन भी हम निकाल सकते हैं। बात कर रहे हैं मोलों की। H2 के 1 मोल में अणु संख्या अगर निकाल लें तो 1 मोल में अणु संख्या होती है 6.022 गुना 10⁻23। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 1 मोल में अणु संख्या इतनी होती है। जब 1 मोल में अणु संख्या इतनी है तो कितने परमाणु उपस्थित होंगे, परमाणु देखिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं, तो एक परमाणु में इतने अणु उपस्थित हैं, मतलब 1 अणु में इतने परमाणु उपस्थित है, तो दो परमाणु में कितने परमाणु उपस्थित होंगे, इतने, 2 से गुणा कर देंगे, इसी के 2 से गुणा कर देंगे। और अब है भार की बात। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1 ग्राम, तो 2 परमाणु उपस्थित है, तो 2 परमाणु का भार कितना होगा, 2 ग्राम होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 1 मोल में इतने अणु होते हैं, और परमाणु इतने होते हैं, और भार इतना होता है, और आयतन 22.4 लीटर होता है, क्योंकि गैस है। अब आगे चलेंगे, ये हमारा अलग पदार्थ है। H एक परमाणु है। अगर यदि हम बात करें कि H के 2 मोल में कितने अणु होंगे, क्योंकि ये तो परमाणु है, अणु तो है नहीं, तो अणु तो हम इसमें ज्ञात नहीं कर सकते, परंतु इसे परमाणु ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु है, तो एक मोल में परमाणु संख्या कितनी होती है, एक परमाणु में 1 मोल में परमाणु संख्या होती है 6.022 गुना 10⁻23। तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। 2 मोल में, 1 मोल में नहीं, 1 मोल में 6.022 गुना 10⁻23 होती है, तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर बात करें मोलर द्रव्यमान की, तो 1 मोल में हाइड्रोजन का भार होता है 1 ग्राम, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। और आयतन में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आयतन में कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि H एक आयतन नहीं है, H एक गैस नहीं है, तो इसका आयतन भी नहीं होगा। आयतन केवल गैसों का होगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अब है NaCl। अगर हम बात करें 1 ग्राम में NaCl के कितने अणु होते हैं, तो एक NaCl क्या सूत्र है, यानी इसे बोलेंगे आयनिक सूत्र। तो NaCl के आयनिक सूत्र में 1 मोल में कितने अणु होंगे, 6.022 गुना 10⁻23 अणु होंगे। 1 मोल में इतने अणु होंगे, तो परमाणु कितने होंगे, देखो तो इसमें 2 परमाणु उपस्थित हैं, तो परमाणु निकालने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से इसकी गुणा कर देंगे, तो हमारा परमाणु निकल जाएगा। अब बात करते हैं मोलर द्रव्यमान की, जो कि अणुभार के बराबर होता है। यदि मैं इसका अणुभार निकाल लेता हूँ, तो वही उसका मोलर द्रव्यमान यानी भार कहलाता है।
तो NaCl के होते हैं 23 और Cl के होते हैं 35.5, तो दोनों के मिला होगा 58.5, देखो 58.5 ग्राम हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि NaCl जो कि एक आयनिक यौगिक है, इसका मोलर द्रव्यमान होगा 58.5 ग्राम, और इसका आयतन नहीं होगा, इसका आयतन नहीं होगा क्योंकि ये एक गैस नहीं है, ये एक आयनिक यौगिक है। अब आगे बात करते हैं। अब है हमारा H2O के 2 मोल में हम अणु संख्या निकालते हैं। तो H2O के 1 मोल में अणु संख्या होती है 6.02, 2 गुना 23, तो 2 मोल में कितनी होगी, 2 से गुणा कर लेंगे। अब बात करते हैं परमाणु की, ये हमारे अणु संख्या आ चुकी है। अब बात करते हैं परमाणु की। परमाणु देखो, एक तो ऑक्सीजन का परमाणु है और 2 हाइड्रोजन के, टोटल 3 परमाणु हैं, तो आपको 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी, इसकी मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी। यानी ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, और इसमें 3 परमाणु से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये अणु परमाणु में बदल जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 1 मोल में परमाणु संख्या इतनी थी, तो 2 मोल में परमाणु संख्या इतनी हो जाएगी। अब बात करेंगे इसके मोलर द्रव्यमान की। तो H2O का मोलर द्रव्यमान यदि अणुभार के बराबर होता है, तो H2O का अणुभार होगा 18 ग्राम। 1 मोल में H2 का अणुभार होता है 18 ग्राम, तो 2 मोल में कितना होगा, 18 दूनी 36 ग्राम होगा। और क्योंकि H2 एक गैस नहीं है, तो इसका आयतन भी नहीं होगा, इसका आयतन नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की O2 के 2 मोल में, O2 के 2 मोल में अणु की संख्या कितनी होगी, 1 मोल में अणु की संख्या कितनी होती है, जैसे हम जानते हैं 6.022 गुना 1023 होती है, तो 2 मोल में कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अणु आ जाएंगे निकल के। अब अणु को परमाणु बदलना है, तो परमाणु कितने, इसमें 2 परमाणु हैं, तो अणुओं की संख्या परमाणु से हो जाएगी, तो ये टोटल परमाणु हो जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो परमाणु संख्या ये निकल जाएगी। अब बात करते हैं इसके मोलर द्रव्यमान की, जो कि O2 के अणुभार के बराबर होता है। O2 का अणुभार कितना होता है, 16। एक परमाणु का O के एक परमाणु का भार होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, O के एक परमाणु का भार होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 32। जबकि हमें 32 जो आया 1 मोल में आया, 32 है 1 मोल में, लेकिन हमें 2 मोल में चाहिए, तो 32 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 64 ग्राम आ जाएगा। यानी 1 मोल में O2 के अणुभार है 32 ग्राम, तो 2 मोल में O2 का अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान होगा 64 ग्राम। और इसी प्रकार बात करेंगे आयतन की। अगर हम आयतन की बात करते हैं, यदि गैस है तो इसका आयतन होगा, जब 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल का कितना होगा, 22 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 44.8 लीटर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कितना हो जाएगा 44.8 लीटर हो जाएगा, अर्थात 22.4 का दुगना। अब बात करते हैं CO2 की। CO2 भी गैस है, तो इसका भी आयतन होगा। तो 1 मोल CO2 का अणु की संख्या कितनी होगी, 1 मोल CO2 का अणु की संख्या होगी 1 मोल में अणु की संख्या कितनी होगी 6.022 गुना 1023। और परमाणु संख्या कितनी होगी, परमाणु देखो कि 3 परमाणु है, CO2 में 3 परमाणु उपस्थित हैं, 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन का, तो टोटल 3 परमाणु हो गए। तो अणु की संख्या को परमाणु से गुणा कर देंगे, तो हमें परमाणु की संख्या आ जाएगी, टोटल परमाणु की संख्या निकाल देंगे। तो इस प्रकार हम अणु संख्या निकाल चुके हैं और परमाणु संख्या निकाल चुके हैं। अब बारी है मोलर द्रव्यमान निकालने की। मोलर द्रव्यमान की बात करें तो मोलर द्रव्यमान इसका होगा, क्योंकि 1 मोल की बात चल रही है, तो CO2 का जो भार होगा वो अणुभार के बराबर होगा, और 12 इसके होते हैं और 32 इसके, यानी 44 ग्राम हो जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 44 ग्राम, 44 ग्राम। यानी हम ये कह सकते हैं कि CO2 के 1 मोल में का मोलर द्रव्यमान, CO2 के 1 मोल में मोलर द्रव्यमान होता है 44 ग्राम, यानी जो कि इसके अणुभार के बराबर होगा। जितना CO2 का अणुभार है उतना ही उसका मोलर द्रव्यमान होगा, जो कि 44 ग्राम होगा। और ये क्योंकि गैस है, तो गैस होता है गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर, और क्योंकि एक मोल है, तो 1 मोल CO2 गैस का आयतन होगा 22.4 लीटर। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। यदि ये वीडियो समझ आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक से इसे शेयर करें। थैंक यू।